अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। आज का हमारा लेसन है लेसन नंबर 4। इसे ज़रा आज हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि इंग्लिश कैसे फैली कैरिबियन एरियाज़ में और मुख्तलिफ ममालिक में, यानी कि अफ्रीका में, साउथ ईस्ट एशिया में। अब यहाँ पर देखिए जी, स्प्रेड ऑफ इंग्लिश कैरिबियन। कैरिबियन जो है असल में ये साउथ अमेरिका की बात की जा रही है और कैरिबियन एक सी है, ठीक है, और उसके इर्द गिर्द के जितने भी इलाके हैं वो सब इसमें आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ब्लैक स्लेव ट्रेड। व्हाट इज़ ब्लैक स्लेव ट्रेड? यानी कि ग़ुलामों की तजारत की जाती थी। असल में ये तजारत जो है वो अफ्रीका से अमेरिका तक की जाती थी, ठीक है। पहले तो अफ्रीका के अपने ही लोग जो है वो अपने ही लोगों को ग़ुलाम बना लेते थे, ठीक है, एज अ डीलर काम करते थे। और आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने अमेरिका के लोगों को जो है वो ग़ुलाम फ़रोख्त करने शुरू कर दिए और इस तरह बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे ममालिक इस काम में ऐड हो गए, जिसमें ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस और भी बहुत सारे मुल्क हैं। एक काफ़ी लंबी फ़हरिस्त है इनकी, ठीक है। तो ये क्या करते थे कि उनको ग़ुलामों की तरह ट्रीट करते थे। इतना ज़्यादा बुरा सलूक उनके साथ किया जाता था, उन्हें इंसान तो समझा ही नहीं जाता था ना, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर कलर कॉम्प्लेक्शन जो है उन्हें इतना हकीर समझा जाता था। उनसे बाकायदा काम लिया जाता था। सम टाइम इन्हें शुगर प्लांटेशन के लिए जो है वो लोग चाहिए थे, तो इन्होंने क्या किया, इन्हें पता था कि अच्छा जी लेबर टू लेबर हम तो बंदे ले सकते हैं, तो इन्होंने अफ्रीका से काफ़ी लोगों को बुलाया और वहाँ उनसे बाकायदा जो है उनसे काम लिया। शुगर प्लांटेशन, इन कामों के लिए जो है वो बाकायदा बड़ी बड़ी फील्ड्स में इनसे काम लिया जाता था और ज़रा सी बात करने पर इन्हें मार दिया जाता था। इनके कोई नाम नहीं होते थे, बल्कि इन्हें नंबर्स से जो है वो मेंशन किया जाता था। इंतहाई बुरा सलूक किया जाता था। अब यहाँ पर देखें 3 स्टेजेस हैं जिसमें बताया गया कि शिप्स लेफ्ट फ्रॉम ब्रिटिश पोर्ट टू वेस्ट अफ्रीका कैरिड फिनिश्ड गुड्स, क्लॉथ, गन्स, आयरनवेयर एंड ड्रिंक्स, वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़। और उसके बाद स्टेज 2 में अफ्रीकन डीलर्स किडनैप्ड विलेजर्स फ्रॉम 100 ऑफ माइल्स इनलैंड, ठीक है, यानी कि विलेज वाले इलाकों से जो है वो अफ्रीकन डीलर्स जो है वो विलेजर्स को जो है वो किडनैप करते थे। ट्रीटेड देम क्रूली, यानी कि उनके साथ बहुत ही बुरा ज़ालिमाना सलूक किया जाता था। स्लेव्स वर ट्रेडिड फॉर द गुड्स ब्रॉट फ्रॉम यूरोप, यानी कि यूरोप से सामान खरीदने के लिए सिर्फ और सिर्फ इनकी तजारत की जाती थी। इन्हें फ़रोख्त कर लिया जाता था और उसके बदले में काफ़ी सारा सामान ले लिया जाता था, ठीक है। स्टेज 3 में देखिए स्लेव्स वर ट्रांसपोर्टेड टू द कैरिबियन आइलैंड एंड अमेरिकन कोस्ट। उसके बाद सोल्ड टू द हाईएस्ट बिडर एट स्लेव ऑक्शन, ठीक है। बिडर कहते हैं बोली लगाने वाले को। वर्क ऑन शुगर प्लांटेशन फॉर नथिंग, गुड्स वर ब्रॉट विद द मनी मेड फ्रॉम द सेल ऑफ स्लेव्स। उसके बाद देखिए इमर्जिंग ऑफ अ न्यू लिंग्विस्टिक कोड, ग्रोथ ऑफ सेवरल यूनिक कोड्स ऑफ कम्युनिकेशन कॉल्ड पिजन। पिजन गेव राइज टू क्रियोल इंग्लिश। पिजन का और क्रियोल का कॉन्सेप्ट एक लेक्चर में प्रॉपरली जो है वो बताया गया। आप उन वीडियोस को लाजमी वॉच कीजिएगा। इंटरमिंगलिंग ऑफ डिफरेंट क्रियोल्स विद स्टैंडर्ड इंग्लिश रिजल्टेड इन सेवरल वैरायटीज़ ऑफ इंग्लिश। अच्छा जी, अब यहाँ पर टॉपिक 20 देखिए स्प्रेड ऑफ इंग्लिश साउथ ईस्ट एशिया। अब साउथ ईस्ट एशिया जो है वो इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ आ जाती हैं, ठीक है, जिनमें हमारे पास सिंगापुर है, थाईलैंड है, मलेशिया है, फ़िलिपाइंस है, इंडोनेशिया है, बर्मा है और बहुत सारी हैं। लेकिन हम यहाँ पर जो है वो चंद का करेंगे ज़िक्र, जिनमें हमारे पास फ़िलिपाइंस आ जाएगा और हमारे पास यहाँ पर सिंगापुर आएगा, मलेशिया आएगा। अब यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग सा एक फैक्ट है, देखिए अमेरिका स्टैब्लिश इट्स सॉवरेंटी ओवर फ़िलिपाइंस इन 1898, ठीक है। उन्होंने अपनी खुद मुख्तारी जो है फ़िलिपाइंस पर 1898 में की थी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ अमेरिकन इंग्लिश इन फ़िलिपाइन परसिस्ट, यानी कि अमेरिकन इंग्लिश जो है उनका एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस जो था फ़िलिपाइंस पर बरकरार था, तो उस तरह से जो है वो इंग्लिश वहाँ पर भी इंट्रोड्यूस करवा दी गई, ठीक है। ब्रिटिश कॉलोनियल एम्पायर इन साउथ ईस्ट एशिया वाज बिगन बाय सर थॉमस स्टैमफोर्ड रैफल्स, ठीक है। ये आपने इनका नाम याद रखना है, ये आपको क्विज़ में आएगा। The new territories which form the largest part of the colony were leased from China in 1898 for 99 years. Leased किसे कहते हैं? ये किसी चीज़ को किराए पर देना या किस्तों पर, ठीक है। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ अ ब्रिटिश एजुकेशनल सिस्टम, ठीक है। उसके बाद जो इंग्लिश मीडियम स्कूल बिगन इन पिनांग, जो कि मलेशिया लीडिंग पोर्ट है 1816 में, ठीक है। मलेशिया लीडिंग पोर्ट है ये पिनांग का। आपको पिनांग जो है ये आपको क्विज़ में आ सकता है, ये मलेशिया लीडिंग पोर्ट की बात की जा रही है। उसके बाद जो टीचिंग स्टाफ रूटीन ब्रॉट इन फ्रॉम ब्रिटेन, स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश मॉडल, इंग्लिश बिकेम द लैंग्वेज ऑफ प्रोफेशनल एडवांसमेंट एंड द लैंग्वेज ऑफ हायर एजुकेशन। मतलब कि ये आप पढ़ सकते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंग्लिश ऑफ ब्रिटिश एजुकेशनल सिस्टम अगर आया तो हमने ये पॉइंट्स याद करके और यही वाले पॉइंट्स हमने लिखने हैं, ठीक है।
उसके बाद जी साउथ ईस्ट एशिया इंग्लिशेस में सिंगापुर आ जाएगा, ठीक है। और सिंगापुर भी मैंने आपको बताया है, जिस तरह उनकी खुद मुख्तारी हो गई थी तो फिर इंग्लिश तो इंट्रोड्यूस करवा दी गई थी। 1950 में अ बाइलिंगुअल एजुकेशनल सिस्टम विद इंग्लिश अलोंगसाइड चाइनी, मलय एंड तमिल, ठीक है। तो बाइलिंगुअल क्या कहते हैं, एक ज़ुबान के साथ दूसरी ज़ुबान जो होती है उसे सिखाया जाना, तो वो बाइलिंगुअल एजुकेशनल सिस्टम की बात की जाती है, ठीक है। इंग्लिश रिमेन द लैंग्वेज फॉर गवर्नमेंट, लीगल सिस्टम, एजुकेशन एंड द मीडिया, ठीक है। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ सिंग्लिश, ठीक है। सिंग्लिश किसे कहते हैं, यानी कि वैरायटी ऑफ इंग्लिश स्पोकन इन सिंगापुर, ठीक है। तो वो जो इंग्लिश होती है सिंगापुर की उसे हम सिंग्लिश कहेंगे, ठीक है। बहासा मलेशिया वाज अडॉप्टेड एज द नेशनल लैंग्वेज आफ्टर द इंडिपेंडेंस इन 1957, ठीक है। मलेशिया जो है ये क्या है, सिंगापुर पार्ट है मलेशिया का, ठीक है। उसके बाद मलय मीडियम एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड विद इंग्लिश एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट। उसके बाद जी हांगकांग की बात आ जाएगी। लिमिटेड यूज़ ऑफ इंग्लिश इन गवर्नमेंट, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ, बिजनेस एंड द मीडिया, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश एंड चाइनीज हैव जॉइंट ऑफिशियल स्टेटस। अब यहाँ पर आपको एक बात याद होनी चाहिए कि सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज पूरी दुनिया में पहले नंबर पर चाइनीज़ है, मैंडरीन चाइनीज़ आपको पता होगा, और दूसरे नंबर पर इंग्लिश है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा स्प्रेड ऑफ इंग्लिश साउथ अफ्रीका। यहाँ पर देखिए कॉन्टेम्प्रेरी सिचुएशन, 11 नेशनल लैंग्वेजेस, ठीक है। अफ्रीकन्स इज द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ द वाइट्स ऑफ डच ओरिजिन। डच किसे कहते हैं, डच वेस्ट जर्मैनिक लैंग्वेज है जो कि बोली जाती है नैदरलैंड में, बेल्जियम में, और भी बहुत सारे ममालिक की बात आ जाती है, ठीक है। सिंबल ऑफ आइडेंटिटी फॉर अफ्रीकनर्स, फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ मोस्ट ऑफ द कलर्ड पॉपुलेशन, इंग्लिश एंजॉय मोर प्रेस्टिज देन एनी अदर लैंग्वेज। आपको पता होना चाहिए जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर क्या किया गया कि इंग्लिश जो है उसे हर कंट्री ने अडोप्ट किया, किसी ना किसी वे में किया हो, वो एक अलहदा बात है, लेकिन इंग्लिश को अडोप्ट किया गया, ठीक है। अब यहाँ पर 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं कचरू मॉडल में, इनर, आउटर एंड एक्सपेंडिंग सर्कल आ जाएगा। इंग्लिश यूज्ड बाय द वाइट्स ऑफ ब्रिटिश बैकग्राउंड, वो कितनी उनकी बताई गई है, 4.9 मिलियन, 9.6%, ठीक है। क्विज ये बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है। टेकन अप बाय अफ्रीकनर्स ड्यू टू इट्स वैल्यू ऑफ अपवर्ड मोबिलिटी, ठीक है। अपवर्ड मोबिलिटी यानी कि हेल्दी इकोनॉमी। उसके बाद रफली 11 मिलियन यूजर्स ऑफ इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। उसके बाद हमारे पास साउथ अफ्रीकन वैराइटीज़ ऑफ इंग्लिश जो है उसमें अ कंटिन्यूम ऑफ एक्सेंट एग्जिस्ट, जो एक्सेंट्स एग्जिस्ट करते थे उनमें वाइट साउथ अफ्रीकन इंग्लिश, ब्लैक साउथ अफ्रीकन इंग्लिश, इंडियन साउथ अफ्रीकन इंग्लिश और कलर्ड साउथ अफ्रीकन इंग्लिश, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास यूजेस ऑफ इंग्लिश इन साउथ अफ्रीका, जिसमें हमारे पास इंटरपर्सनल, इंस्ट्रूमेंटल, रेगुलेटिव, इनोवेटिव और इमेजिनेटिव आ जाएगा, ठीक है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है, आपने इसे भी इसी तरह याद करना है। अब स्प्रेड ऑफ इंग्लिश साउथ अफ्रीका में जो है वो दोबारा डिस्क्राइब किया गया है। अब देखिए कॉलोनियल रूल्स, डच फ्राम 1652 टू 1795, यानी कि इनकी ये बताई गई है डेट और आपको ये याद होनी चाहिए। ब्रिटिश का देखें फ्रॉम 1795 टू 1948, ठीक है। डच बाय नाउ कॉल्ड अफ्रीकनर्स, ठीक है। ये क्विज में बहुत दफ़ा आया है, अफ्रीकन्स करके वो 3 ऑप्शंस देते हैं जिनमें अफ्रीका, अफ्रीकनर्स और अफ्रीकन्स बताते हैं, तो आपको पता होना चाहिए अफ्रीकनर्स कहेंगे डच में, ठीक है। उसके बाद सेवरल ब्रिटिश सेटलमेंट वर एस्टेब्लिश्ड इन 1840s एंड 1850s इमिग्रेशंस। अभी आप लोगों को क्विज में आती हैं डेट्स, इन डेट्स को आपको याद करना होगा। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन साउथ अफ्रीका, फर्स्ट डच, लेटर अफ्रीकन्स, देन इंग्लिश वर यूज्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, स्ट्रगल फॉर पावर एंड प्रिविलेज फॉर द स्पीकर्स ऑफ अ पार्टिकुलर लैंग्वेज वाज यूज्ड टू स्ट्रेंथन अपार्थाइड। के बाद हमारे पास हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन साउथ अफ्रीका दोबारा बताया गया। अब यहाँ पर देखिए बंटू एजुकेशनल एक्ट, ये क्या था। बंटू एजुकेशनल एक्ट में क्या किया गया था कि जो असल में ब्लैक यानी कि अफ्रीकन स्टूडेंट्स थे, बच्चे थे, उनके लिए क्या किया गया, एजुकेशनल सिस्टम जो है वो अलहदा से बनाया गया, ठीक है, मुतारिफ़ करवाया गया, जहाँ पर सिर्फ ब्लैक स्टूडेंट्स को जो है वो तालीम दी जाती थी। और उस तालीम का मकसद क्या था कि वहाँ से पढ़ने वाले जितने भी ब्लैक चिल्ड्रंस हैं उनको कोई आला स्केल की अच्छी जॉब नहीं मिल सकती। वो काम अगर वो जितने मर्ज़ी माहिर हों या लाइक हों या इंटेलिजेंट हों, उन्हें काम सिर्फ मज़दूरों वाला या ये वाला काम मिलेगा, उन्हें कोई हाई रैंक वाले काम नहीं मिल सकते, ठीक है। ये बंटू एजुकेशनल एक्ट का ये काम था, ठीक है। इम्पोजिशन ऑफ अफ्रीकन्स एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन ब्लैक स्कूल्स, रेजिस्टेंस फ्रॉम ब्लैक स्टूडेंट रिजल्टेड इन ब्लडी अपर राइजिंग। उसके बाद कंट्रोवर्शियल लैंग्वेज पॉलिसी,
African perceived by the black as the language of operation and English as the language of liberation. Black viewed English as a tool for achieving an international voice. ठीक है, आप लोगों को पता चल गया है इन वर्ड्स के। आप मीनिंग्स भी जो है वो गूगल पर सर्च कर लिया करें ताकि आप लोगों के लिए ये पैराग्राफ खुद से बनाना ईजी हो जाए, ज़्यादा ईजी हो जाए। ठीक है, कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो उन्हें थोड़ा सा मुश्किल करके यहाँ पर लिख दिया जाता है जिनका हमें समझ नहीं आती मतलब, और हमें पूरे पैराग्राफ की भी समझ नहीं आती। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर लिबरेशन है तो कुछ स्टूडेंट्स को में भी ना पता हो लिबरेशन आज़ादी को कहते हैं, और ऑपरेशन जो होता है इसका मतलब होता है दबाव। उसके बाद देखें स्प्रेड ऑफ इंग्लिश अफ्रीका, अगेन दोबारा से अब यहाँ पर राइजिंग की बात की जा रही है कि अफ्रीका ने फिर इंग्लिश को कैसे अडॉप्ट कर लिया, और ये ग़ुलामी जो थी, जो इन्हें ग़ुलाम समझ के, हकीर समझ कर जो है इनकी तिजारत की जाती थी, इस काम को किस तरह रोका। क्योंकि जब इन पर जुल्म किया जाता था, जब इस ब्लैक स्लेव ट्रेड के काम में बहुत सारी कंट्रीज़ मिल गई थी, ठीक है, अमेरिका के साथ और ब्रिटिश के साथ, तो इनके हक़ में बात करने वाला कोई भी नहीं था, तो तब तो कोई उम्मीद नहीं थी। ठीक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, कॉलोनियल अफ्रीका में रिपार्टीशनिंग आफ्टर द 2 वर्ल्ड वार्स, ठीक है, दोबारा तकसीम, रिपार्टीशनिंग का मतलब होता है दोबारा तकसीम करना। ठीक है, लिब्रेशन ऑफ अमेरिकन कंट्रीज़ टूवर्ड द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी कि वही बात है, हर अरूज को ज़वाल है, अगर कोई चीज़ नीचे है तो एक ना एक दिन वो ऊपर भी आएगी। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने तरक्की की, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनाइटी। ठीक है, उसके बाद स्प्रेड ऑफ इंग्लिश इन अफ्रीका, इंक्रीज इन कॉमर्स, एंटी स्लेव एक्टिविटीज़ फैसिलिटेटेड द स्प्रेड ऑफ इंग्लिश। ठीक है, जो इसके ख़िलाफ़ एक्टिविटीज़ जो थी उन्होंने भी इसको जो है बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया द स्प्रेड ऑफ इंग्लिश को। ठीक है, तो स्प्रेड ऑफ इंग्लिश इन अफ्रीका, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये इन सब जगहों पर, नाइजीरिया, गैम्बिया, कैमरून, इन सब जगहों पर जो है वो बहुत ज़्यादा फैल गई। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीकन कंपनी जो है वो 1888 में हुई थी। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद स्प्रेड ऑफ इंग्लिश साउथ एशिया आ जाएगा। अब यहाँ पर साउथ एशियन कंट्रीज़ की बात की जा रही है, जिनमें कौन कौन सी कंट्रीज़ आ रही हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, इन सब की बात की जा रही है। ठीक है, तो अराइवल ऑफ इंग्लिश इन साउथ एशिया। ठीक है, तो इंडिया में कैसे इंग्लिश फैली थी, जब इंडिया यानी कि बरसगीर पर बरतानवी राज, यानी कि आप लोगों को पता होगा, आप लोग ये हिस्ट्री में पढ़ के आए हैं, हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ के आए हैं, आप लोगों को पता होगा कि उन्होंने काफ़ी सालों तक जो है वो बरसगीर पर हुकूमत की थी। ठीक है, तो उस दौरान क्या हुआ था कि हर ज़ुबान जो है वो इन्होंने ख़त्म कर दी थी, और सिर्फ इंग्लिश जो था, इंग्लिश लैंग्वेज को इन्होंने ज़्यादा ऊपर कर दिया था। ठीक है, तो फिर इंग्लिश सीखनी पड़ी, तो उस दौरान जो है वो इंग्लिश सीखी इंडिया ने भी, कि फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इंग्लिश को इंट्रोड्यूस करवाया गया, इंग्लिश एजुकेशनल सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया 1835 में। ये बहुत दफ़ा क्विज़ रिपीट हुआ है, जब आप लोग में भी आप लोग हिस्ट्री पढ़े होंगे तब भी आप लोगों को ये क्विज़ आया होगा, मे बी आप लोगों के फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में पाक स्टडी 301 सब्जेक्ट आई थिंक, उसमें ये क्विज़ बहुत दफ़ा आया है, तो अब भी ये क्विज़ आ सकता है। ठीक है, रोल एंड स्टेटस ऑफ इंग्लिश ड्यूरिंग द एम्पायर, 2 सिस्टम ऑफ एजुकेशनल, इंग्लिश मीडियम एंड वर्नैक्युलर मीडियम। ठीक है, वर्नैक्युलर मीडियम जो है वो बात की जा रही है कि जो उस मुल्क की जो नेटिव लैंग्वेज होती है वो, और साथ इंग्लिश मीडियम लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद जी पाकिस्तान में ये कहाँ से आई। ठीक है, पहले तो देखें, इनहेरिटेड द डुअल सिस्टम ऑफ एजुकेशन फ्रॉम द ब्रिटिश। ठीक है, ब्रिटिश की जब हुकूमत थी बरसगीर पर, तब पाकिस्तान और इंडिया तो दोनों थे। ठीक है, तो इसका मतलब कि दोनों पर उसका इम्पैक्ट क्या। उसके बाद देखें, इनहेरिटेड द डुअल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, उर्दू वाज डिक्लेयर्ड द नेशनल एंड इंग्लिश द ऑफिशियल लैंग्वेज इन 1947। ठीक है, जब ज़रूरत पेश आई तो फिर हर एक को अपना पर्सपेक्टिव जो है वो उस लिहाज से चेंज करना पड़ा। ठीक है, उसके बाद यूज़ ऑफ इंग्लिश देखिए, नंबर ऑफ फंक्शन इन इंपॉर्टेंट डोमेन्स, द कोर्ट्स, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, हायर एजुकेशन, द आर्म्ड फोर्स, द मीडिया, बिजनेस एंड टूरिज्म, इन ग्रुप कम्युनिकेशन में भी आप लोगों ने देखा होगा कि मोस्टली हम इंटरव्यूज़ के लिए भी जाते हैं तो वहाँ पर इंग्लिश प्रेफर की जाती है। ठीक है, तो इंग्लिश तो अब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लैंग्वेज बन गई है, तो इंग्लिश सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, मे बी स्टूडेंट्स जो है वो इस बात से मुतफिक ना हो कि इंग्लिश जो है वो क्यों, हमारी तो नेटिव लैंग्वेज उर्दू है, और इंग्लिश को क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। देखिए, आप एक ऑफिसर लेवल पर चले जाएं, लेकिन आप लोगों को इंग्लिश ना आए तो लगता नहीं है आप किसी भी एंगल से एजुकेटेड हैं या नहीं है। ठीक है, तो इंग्लिश जो है वो सीखना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि हम किसी की ग़ुलामी कर रहे हैं, या ये
आप मोस्टली लोग जो हैं वो इसको ग़ुलामी में ले जाते हैं। देखें, इल्म है और इल्म हासिल करना चाहिए, ठीक है। इल्म किसी भी तरह का हो, इवन दो कि अगर आप लोगों को हिंदी लैंग्वेज सीखना पड़े तो आप वो भी सीखें। क्यों? क्योंकि आप लोग इस वजह से तो कभी मार ना खाएं कि आपसे कोई लैंग्वेज किसी और लैंग्वेज में बात कर रहा है और आपको पता ही नहीं चल रहा कि हमने रिस्पॉन्स कैसे करना है, ठीक है। तो दूसरों से लड़ना झगड़ना उससे बेटर है कि आप इल्म हासिल करें इतना ज़्यादा कि कभी भी इल्म की वजह से आप मार ना खाएं लाइफ में किसी भी बैटल में। उसके बाद देखिए, यूज़र्स ऑफ इंग्लिश पाकिस्तान में इतने ज़्यादा और इंडिया में इतने ज़्यादा हैं, आप लोग याद रख लीजिएगा। अगेन यहाँ पर हमारा लेसन जो है वो कंप्लीट होता है। मे बी आप लोगों को समझ आई हो जो बातें मैंने आप लोगों को बताई हैं, इंग्लिश कैसे फैली, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट या आप लोगों को हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि इंग्लिश कैसे फैली, ठीक है, किस तरह आई ब्रिटिश और अमेरिका में, और उसके बाद बाकी कंट्रीज़ पर इसका इन्फ्लुएंस कैसे आया, ठीक है। आप सबको इसका पता होना चाहिए। मे बी आप लोगों को इस लेक्चर से काफ़ी फ़ायदा हुआ, और अगर आप लोगों को फ़ायदा हुआ है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।